नमस्कार। द नैरेटिव में आप सभी का स्वागत है। हम सब भारतवासी मूल निवासी इस थीम के साथ द नैरेटिव के द्वारा इस राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस राष्ट्रीय वेबिनार के पहले दिन आपने हमारे बीच जो अतिथि उपस्थित हुए उनके साथ हमने जो जनजाति समाज के बीच जो विश्व मूल निवासी दिवस है उसको लेकर तमाम तरह की अवधारणाएं हैं, उसको लेकर आपने स्पष्टता से देखा और सुना और समझा कि कैसे विश्व मूल निवासी दिवस का भारत में कोई औचित्य नहीं है। इस वेबिनार के दूसरे दिन अर्थात कल हमारे बीच लक्ष्मण राज सिंह मरकाम जी उपस्थित हुए। उन्होंने बहुत ही विस्तार से इसके संवैधानिक पहलू, मूल निवासी दिवस के ऐतिहासिक तथ्य और कुछ ऐसे पहलुओं को हमारे सामने रखा जो सामान्य तौर पर मुख्यधारा की मीडिया और मुख्यधारा के मंचों में चर्चा में नहीं आते। आज इस राष्ट्रीय वेबिनार का तीसरा दिन है। आज का विषय है विश्व मूल निवासी दिवस, ऐतिहासिक तथ्य एवं भारत में मनाने के पीछे छिपी मंशा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में लगातार कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो भारत को विखंडित करना चाहते हैं। भारत के जो समाज हैं, भारत का जो एक जागरूक और एक एकजुटता वाला जो समाज है उसको तोड़ना चाहते हैं, उसकी सारे पहलुओं को नष्ट करना चाहते हैं। और ऐसे षड्यंत्र पीछे कुछ दशकों से काफी तेज और बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिले हैं। इन्हीं षड्यंत्रों में से एक है विश्व मूल निवासी दिवस। हमारे बीच आज इस राष्ट्रीय वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं बुधपाल जी। बुधपाल जी बुधपाल जी विद्या भारती जनजाति क्षेत्र की शिक्षा आयाम के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। हिंदी गोंडी शब्दकोश का सॉफ्टवेयर तैयार कर बैतूल से गोंडी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र लोकांचल को प्रकाशित करते हैं। गोंड जनजाति सनातन देवलोक परंपराओं पर उनका लेखन कार्य चल रहा है। आप मध्य क्षेत्र जनजाति महापुरुषों के जीवन पर लोकगीत रचनाएं भी आपने की है। इसके अलावा बुधपाल जी लगातार समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य में उनकी भागीदारी हमें देखने को ही मिलती है। इसके अलावा तमाम मंचों में, तमाम अन्य कार्यक्रमों के जरिए वो अपना उद्बोधन विषयों पर रखते रहते हैं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं विवेकानंद नरताम जी। विवेकानंद नरताम जी दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कई टीवी प्लेटफॉर्म्स पर आपने उनको राजनीतिक चर्चाओं में शामिल होते हुए देखा है। मैं विवेकानंद जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस विषय की भूमिका रखते हुए आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार का शुभारंभ करें। साथ ही मैं आप सभी दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहूंगा, यदि आप इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, यदि आप कि इस विषय को लेकर कोई जिज्ञासा है, कोई आपको लगता है कि कहीं पर आप दिग्भ्रमित हैं या आपको कुछ बातें ऐसी बताई गई हैं जिनको लेकर आपको कंफ्यूजन है, तो आप द नैरेटिव के ऑफिशियल फेसबुक पेज और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसमें यह लाइव वीडियो चल रहा है उसके कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा द नैरेटिव के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, मैं अब विवेकानंद जी को बुलाना चाहूंगा। विवेकानंद जी। धन्यवाद शुभम जी। नमस्कार बुधपाल जी भाई साहब, आपके सामने बोलने का मौका मिल रहा है, हमारे लिए सौभाग्य है। यहाँ पर मॉडरेटर करके हमको कहा गया, लेकिन मूलतः हम आपको सुनने के लिए ही यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। केवल मैं ही नहीं, संपूर्ण भारत भर से लोग आज जुड़ेंगे और आपके विचार सुनेंगे इस विषय पर, क्योंकि आपके जो विचार हैं वे केवल किताबों से नहीं आते हैं। अब यह जीवन आप खुद उस समुदाय से संबंध रखते हैं और उस समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नयन हो, उसके लिए सारा जीवन आपने समर्पित कर दिया है। उसी पर आप सोचते हैं, लिखते हैं। आपके जीवन का मतलब केंद्र बिंदु ही ये सब विषय हुआ है। तो इसलिए आपके सामने बोलते हुए एक प्रकार का मतलब क्या कहते हैं कि एक कॉन्शियसनेस इंग्लिश में जो हम कहते हैं कि है कि हम क्या बोलेंगे, और नर्वसनेस भी फील कर रहे हैं हम लोग। पर ये जो विश्व मूल निवासी दिवस के संबंध में कुछ बातें मुझे लगता है कि मैं कुछ मैंने लिखा भी है, इस संबंध में मुझे रखना चाहूंगा मैं। ये जो 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जाता है,
इसकी पृष्ठभूमि भी समझने की आवश्यकता है, मुझे लगता है। अब जो आधुनिक समय में इस दिवस को मूल निवासी दिवस के रूप में मनाया जो जाता है, 9 अगस्त 1982 में यूनाइटेड नेशंस की एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजीनियस पीपल्स, ऐसा उसका नाम दिया गया था। और इसकी पहली बैठक जो है जेनेवा में हुई थी यूनाइटेड नेशंस की। और इस बैठक में इस बैठक में विचार था कि जो विश्व के मूल निवासी है, जहां नॉर्थ अमेरिका, जहां उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आज जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ये जो उत्तर अमेरिका के जो बड़े राष्ट्र हम समझ सकते हैं, और साउथ अमेरिका जिसको दक्षिण अमेरिका हम मानेंगे, तो वहां पर जो ब्राजील, अर्जेंटीना, ये जितने भी लैटिन अमेरिकन देश हम जिनको मानते हैं, उन देशों में, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में और एशिया के हिस्सों में भी, और विश्व के विविध हिस्सों में जहां पर मूल निवासी बसते थे, उन मूल निवासियों को जिस प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी, जिस प्रकार से जंगलों में छुप करके आसरा लेना पड़ा और अपने जीवन को बचाना पड़ा, ये क्यों हुआ था? क्योंकि औद्योगिक क्रांति होने के बाद ये जो कॉलोनियल, ये जो ग्रीड थी, ये कॉलोनियल, क्या कहते हैं कि इसमें तृष्णा थी इन लोगों की, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। इसलिए यूरोपियन देश, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का केंद्र बिंदु, औद्योगिक क्रांति का केंद्र बिंदु ही यूरोपियन देश हुआ, यूरोपियन कॉन्टिनेंट था, यूरोपियन द्वीप था। तो इन लोगों ने विश्व के विविध हिस्सों में जाकर के वहां के लोगों को, वहां पर वो जमीन अपने हथिया ली, कब्जा बना लिया, और वहां के लोगों को खदेड़ दिया, मार दिया, या फिर उनका वांशिक नरसंहार किया, एथनिक क्लींजिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अब इनकी इस प्रकार की प्रताड़ना, इस प्रकार के जो अत्याचार थे, एट्रोसिटीज थी, और अपने जीवन का ही सवाल उनके सामने खड़ा था। इन सब चीजों से बचने के लिए ये सारे जो लोग हैं, वे जंगलों में, पहाड़ों में जाकर के छुपने लगे। अब हुआ यूं कि प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि ये जो जिस प्रकार से ज्यादा संपत्ति जो इकट्ठा करने की इनकी जो होड़ थी यूरोपियन देशों में, अब इसी होड़ की वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और क्या कहते हैं कि उसको कितनी सारे जान और माल और सारे प्रकार का नुकसान तो हुआ ही हुआ, एक डिस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति हो गई उसकी, और उन्होंने लीग ऑफ नेशंस का निर्माण किया कि वैश्विक स्तर पर शांति निर्माण हो जाए, इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे, उनकी ये कोशिशें थी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट प्रोग्राम बनाया, और उनके 14 पॉइंट प्रोग्राम के हिसाब से ये यूनाइटेड नेशंस, यूएन लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। फिर भी उस पर कोई फायदा नहीं हो सका, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जैसा खुद ही देश जो है उसका हिस्सा नहीं बन पाया। और इसकी परिणति जो होनी थी वो हुई, उसकी परिणति द्वितीय विश्व युद्ध में हुई। 1939 में शुरुआत होकर के 1945 हम जानते हैं कि कैसे हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों पर उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब्स डाले, और उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये जो बार्बरिक जिसे कहते हैं, जो बर्बर मानसिकता जो थी, वो मानसिकता इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू हुई, और अपने हितों को साध्य करने के लिए इन्होंने जो कॉलोनियल औपनिवेशिक उनकी जो सिद्धांत रहे हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि विश्व में अन्य देशों में लोगों ने जीवन को समझा नहीं है, विश्व में अन्य देशों के लोगों में सभ्यता का विकास नहीं हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये व्हाइट मैन्स बर्डन है, ये गोरे लोग जो है उनका ये बर्डन है, वो क्या करे, अन्य हिस्सों में जाकर के सिविलाइज करे। इन्होंने व्हाइट मैन बर्डन के नाम से जो सिविलाइज तो किया नहीं, ये खुद ही अनसिविलाइज्ड बिहेवियर वहां पर इन लोगों ने किया, बर्ताव उन्होंने किया, वहां के लोगों को मार दिया। हम जानते हैं कि माया, इनका, आस्तेक, इस प्रकार की जो समृद्ध सिविलाइजेशन थी, उन सिविलाइजेशंस को इन्होंने खत्म कर दिया। अब जब मैंने कहा था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद जब वैश्विक स्तर पे एक औपनिवेशिक ताकतों का एक विरोध होने लगा, और ये जो जंगलों में, पहाड़ों में जो छुपे हुए लोग थे, इन लोगों को भी एक प्रकार की आवाज मिल गई। तो इन लोगों ने सबसे पहले आकर के अपने अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया। अब ऐसा है कि इन अधिकारों को स्वीकारने की आवश्यकता यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से भी लगने लगी, और तब जाकर के
9 अगस्त 1982 में एक यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनियस पीपल्स बनाया गया, और उसमें जो भी चर्चाएं हुई, उसमें जो भी विमर्श हुआ, उसके आधार पर 23 दिसंबर 1994 में 23rd ऑफ दिसंबर 1994 में ये घोषित किया गया कि इसके बाद में वैश्विक स्तर पे 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जाएगा। और फिर बाद में हम जानते हैं कि 1995 से लेकर 1995 से लेकर के 2004 तक एक पहला वर्ल्ड इंडिजिनियस दशक, विश्व मूल निवासियों का एक दशक मनाया गया, और उसके बाद में 2005 से लेकर के 2010 तक, मतलब 2011 तक, वो दूसरा विश्व मूल निवासी दिवस मनाया गया। अब ये दोनों भी मूल निवासी दिवस जो मनाए जा रहे थे, अब इन दोनों भी मूल निवासी दिवसों के, पहला जो मूल निवासी दिवस था उसके एरियाज थे कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये मूल निवासियों के विकास के लिए कोशिश करनी है, प्रयास करने हैं, उनकी शिक्षा और उनके आरोग्य के लिए प्रयास करने हैं। और जो मैंने कहा था कि 2005 से लेकर के 2014 के बीच में जो दूसरा दशक मनाया गया विश्व मूल निवासियों का, उसमें गैर भेदाभेद, मतलब गैर भेद नहीं होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी है, समावेशक पॉलिसी को बनाना है, इनका एक समुचित सहभागिता जो है पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस में, राजनीतिक प्रक्रिया में करना है, और इनके सांस्कृतिक दृष्टि से ऐसे विकास की नीतियों को अपनाना कि जो विकास की नीतियां इनके विकास में कारगर साबित हो जाए। इस प्रकार की कुछ बातें तय की गई। मैं अब यहाँ पे जो इसी के संबंध में इसका जो कन्वेंशन लाया गया था, उसमें दूसरी यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ILO कहते हैं, वैश्विक श्रम संगठन। इस श्रम संगठन ने 1989 में एक कन्वेंशन लाया, और उस कन्वेंशन में विश्व मूल निवासियों के संदर्भ में कुछ उन्होंने उनकी व्याख्या की, उनको कुछ संज्ञाएं गढ़ी, और उसमें जो एक आर्टिकल 1B में जो उनका जो क्लॉज है, उसमें ये कहा गया कि जो लोग, बाहरी लोग आने के पहले, जो बाहर यूरोप से आए थे, जिसका मैंने थोड़ी सी इतिहास का जिक्र किया था यहाँ पर, यूरोप से जो लोग, औपनिवेशिक लोग जो आए, जिन्होंने बर्बरताएं की, जिन्होंने वहां की सभ्यताओं पर जबरदस्त प्रहार किया, उनको जंगलों में, पहाड़ों में छिपने के लिए मजबूर कर दिया, इतना ही नहीं, वहां पर अपने साथ एक अलग प्रकार के डिजीजेस ला करके, बीमारियां ला करके वहां के लोगों का एक वांछित नरसंहार भी किया, शस्त्रों का तो उपयोग किया, लेकिन इस प्रकार की बीमारियां फैलाकर भी उनका नरसंहार करने की जो कोशिशें की। तो ये सब लोग आने के पहले वहां पे जो बसने वाले जो लोग थे, उनके जो वंशज हैं, उनके जो इनहेरिटर्स है, या उनके जो डिसेंडेंट्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो डिसेंडेंट्स जो होंगे, अनेक सारी उनकी व्याख्याओं में एक व्याख्या थी कि उनके डिसेंडेंट्स को हम मानेंगे कि वो मूल निवासी है। अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं, तो भारत में ऐसा कोई इतिहास हमें नजर नहीं आता है कि जहां पर हम भारतीय लोग, हम भारतीयों में से कुछ लोग जो बाहर से आए हैं और यहाँ की सभ्यताओं को उन्होंने नष्ट किया है, यहाँ के लोगों पर अत्याचार किए हैं, जिसके कारण जंगलों में और पहाड़ों में जाकर के कुछ लोगों को छुपना पड़ा है। ऐसा कोई इतिहास हमें दिखाई नहीं देता है। और इसलिए हम ये कहते हैं ना कि हम नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी। और इसके प्रमाण अगर हम वेदों में देखते हैं, रामायण में देखते हैं, महाभारत में देखते हैं, हमारे जो भी आदि ग्रंथ है, जो हमारी सभ्यता की हम नींव मानते हैं, उन सब ग्रंथों में अगर हम देखें, तो इस प्रकार के नगरवासियों में, ग्रामवासियों में, वनवासियों में जो आंतरिक संबंध थे, जो सांस्कृतिक मेल मिलाप था, उसके कई प्रमाण हमें दिखाई देते हैं। भीम जो हिडिंबा के साथ शादी करते हैं, विवाह करते हैं, और उनका जो बेटा घटोत्कच जो है, घटोत्कच, वो महाभारत में युद्ध की उनके पराक्रम का वर्णन हमें महाभारत में दिखाई देता है। एकलव्य का वर्णन हमें पता है, माता शबरी का उदाहरण हमें पता है। इस प्रकार से कई सारे उदाहरण, अर्जुन ने नागकन्या उलूपी के साथ शादी की थी। इस प्रकार से कई उदाहरण जो है, और इसीलिए जो ऋग्वेद पर सबसे ज्यादा जनजातियों का प्रभाव था, ऐसा विनोबा भावे जी का मानना था, और इसलिए वो कहते हैं कि ऋग्वेद जो है वो जनजातियों का ग्रंथ है, ऐसा विनोबा भावे जी मानते थे। और डॉक्टर घुरिये,
जो मुंबई यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े प्रोफेसर थे और सोशियोलॉजी पर उन्होंने बड़ा काम किया है, और उनके अध्ययन का केंद्र बिंदु ही जनजाति और नगर जो नागरिक समुदाय है इनके आंतर संबंधों पर विचार करने में ज्यादा समय उन्होंने बिताया है। उन्होंने अपने जो भी शोध है उन शोध निबंधों में कहा है कि हम कह सकते हैं कि जनजाति के आज भी जनजाति के लोग जो है आदिम हिंदू समाज जो था उस समाज के ही लोग हैं, लेकिन आदिम जो प्रथाएं थी उन प्रथाओं को उन्होंने अभी भी बनाए रखा है। अब जो हिंदू समाज जो आधुनिक समय में जैसे जैसे चला गया, जो ट्राइबल जिसे कहते हैं कि या आदिम जो भी ट्रेडिशंस थे वो ट्रेडिशंस वो छोड़कर चला गया, लेकिन जनजाति समाज जो है वो ट्रेडिशंस वो सभ्यताएं अभी भी लेकर घूम रहा है। ऐसे अनेक सारे उदाहरण दिखते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक समानता जो है नगरवासी, ग्रामवासी और वनवासियों में। अब ये हम कह सकते हैं कि इस्लाम के आक्रमण के बाद हम 1206 के बाद में अगर हम देखते तो इस्लाम यहाँ का मुख्य जो है प्रशासन करने वाला क्या कहते हैं कि सेमेटिक रिलीजन बन गया। उसके बाद में ब्रिटिशों के आने के बाद ये जो जंगल के जो राजा थे जिनका स्वामित्व जंगलों पर था, वहां के संसाधनों पर था, उनको वंचित करने की प्रक्रिया इस्लाम के आक्रमण के बाद कुछ हद तक और ब्रिटिशों के बाद तो बहुत ज्यादा हद तक हो गई है। और इस प्रकार की जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, ये ऐतिहासिक जो अन्याय हुआ है, इसको दूर करने की कोशिश हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद हमने की। 5वीं अनुसूची जो है हमारे संविधान की, 6वीं अनुसूची है, इन अनुसूचियों के माध्यम से ये एक न्याय करने की प्रक्रिया की शुरुआत की। अब हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से हम उसमें यशस्वी हो गए, सफल हो गए, बहुत कुछ करना बाकी रह गया। लेकिन इसी संबंध में अगर हम देखते हैं तो 1996 का जो पेशा कानून है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, और उसी प्रकार से 2006 का जो 2006 का जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, वन अधिकार जो कानून था, इन कानूनों के माध्यम से भी जनजातियों को जो जंगलों में पहाड़ों में रहे हैं, हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है, उनको उनके अधिकार मिले, उनका जो स्वामित्व वो जंगलों पर है वो सदियों से रहा है, उनको वो अधिकार मिले, इस दिशा में कोशिशें की गई। अभी हाल ही के दिनों में 6 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजाति कार्य मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय ने इस संबंध में और उसको रियल सेंस में, सब्सटैंटिव सेंस में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस इशू की गई। ऐसे कई सारे उदाहरण है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस के वर्किंग ग्रुप और यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से जो भी प्रयास किए जा रहे हैं या किए जाने के उद्देश्य उन्होंने रखे हैं, ऐसे कई जो चीजें हैं, हमको स्वतंत्रता मिलने के बाद, और ये कन्वेंशन 1989 में कन्वेंशन आता है वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स पर, और इस कन्वेंशन के बहुत पहले 1947 में जब हमें स्वतंत्रता मिली और 1950 में जब हमने संविधान का, तब से ही हमने इन सब चीजों के लिए कोशिशें करना जो है, उनके अधिकारों को प्रदान करने की जो कोशिशें करना है, हमने शुरुआत किया है। बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस प्रकार के विश्व मूल निवासी दिवस जो है, ये जो नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासियों में एक प्रकार का भेद निर्माण करे। हमने देखा कि पत्थलगड़ी नाम के जैसे जो आंदोलन हुए, उन आंदोलनों का दृष्टिकोण क्या था कि पेशा के एक्ट, मतलब जो पत्थलगड़ी जो थी, बंडी उराव हुए या फिर बीडी शर्मा जैसे जो पहले पूर्व IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर भी जो थे, उनका उद्देश्य था कि पत्थलगड़ी लगा करके जो पूर्वोपार चली आ रही है, जो पत्थलगड़ी की परंपरा है, उसको लगा करके पेशा के जो भी नियम है, आधार है, उसको लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए, वो उनका उद्देश्य था। लेकिन वो कुछ और ही निकला, और उन लोगों ने कहा कि हम भारतीय संविधान को, मतलब पत्थलगड़ी मूवमेंट को चलाने वाले, आंदोलन को चलाने वाले कुछ एक्टिविस्ट थे, उनका ये कहना है कि हम भारत को मानते नहीं है, ब्रिटिशों ने हम जनजातियों से 100 सालों के लिए जमीन लीज पर ली थी और वो चले गए, लीज खत्म हो गई, हम ना भारतीय संविधान को मानते हैं, ना किसी IPC, CRPC, किसी कानून को नहीं मानते हैं, और इसीलिए हम अलग से एक देश है, इस प्रकार की कहने की जो भावना आगे आती रही है। मुझे लगता है कि ये समाजों में विभेद निर्माण करती है, समाज को और अधोगति के और धकेलती है, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। मैं इतना कहकर मेरा जो प्रास्ताविक है, मैंने जरा ज्यादा प्रास्ताविक लंबा कर दिया। मुख्यतः हम उत्पाल जी को सुनने यहाँ पर बैठे हैं, मैं यहाँ पर मेरे प्रास्ताविक को विराम देता हूँ
और इस सब विषयों पर, क्योंकि वो खुद इस संबंध में सारा जीवन ही उन्होंने समर्पित कर दिया है, तो वो हमें अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद भाई साहब। अभी मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आप इस विषय पर अपना विवेचन दें। जी नमस्कार। इस राष्ट्रीय वेबिनार में सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जुड़े हुए सभी बंधुओं को राम राम। आज के जो विषय की पृष्ठभूमि है आदरणीय विवेकानंद जी ने रख दी है और लगभग सभी विषय उसमें आ गए हैं पृष्ठभूमि के अंतर्गत। इसके पहले भी 2 दिन हमने इस विषय को सुना है, तो विभिन्न पहलू हमारे बीच में और आए हैं और एक अच्छा सकारात्मक वातावरण इसमें बना हुआ है। पर चूंकि वो कहते हैं कि आपको यदि अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो बार बार आपको वही शब्द बोलना पड़ेंगे। जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं तो जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी कहते जाते हैं और जय माता जी कहते हुए और हम वहां पर पहुंच जाते हैं और हमको कोई परेशानी नहीं होती। खैर, तो इसलिए अपने को भी इस विषय को बार बार रखना पड़ेगा समाज के बीच में, तभी समाज में जागरण होगा। जैसा कि ये जो वर्ल्ड इंडिजीनियस डे इस नाम से पहले घोषित हुआ था 1994 में और इसका प्रारूप तैयार किया गया था और तभी से और बाकी यूरोपीय देशों में इसको मनाना शुरू किया। 2007 में प्रस्ताव पारित हुआ। इस संबंध में विवेकानंद जी ने सारा विषय रखा है, इसलिए वो विषय तो मैं नहीं रखूंगा। पर ये जो शब्द है इंडिजीनियस डे, जो इसकी यात्रा है आज इंडिजीनियस डे से चलते चलते और आज आदिवासी दिवस पर आ गई। तो इसलिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्यों हो रहा है। इंडिजीनियस शब्द की जो व्याख्या है उसकी संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस शब्द की व्याख्या स्पष्ट नहीं की और उसकी स्पष्ट व्याख्या ना होने के कारण हम देखते हैं कि हमारे देश में, भारत में विगत वर्षों से जो इसके कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो कहीं पर वर्ल्ड इंडिजीनियस डे के नाम से हुए, कहीं विश्व मूल निवासी दिवस के नाम से हुए, कहीं विश्व मूल निवासी आदिवासी के नाम से हुए और अब विश्व आदिवासी दिवस के नाम से हो रहा है और कहीं वर्ल्ड ट्राइबल डे, इस प्रकार से भी ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अब ये कार्यक्रम हो रहे हैं, अब इसमें मान लो कि कोई कहता है ट्राइबल का वनवासी ही शब्द उसका अर्थ निकलता है। मान लो कोई कहता है कि भाई विश्व वनवासी दिवस क्यों ना मनाया जाए। तो जब वनवासी शब्द आता है तो इस प्रकार के लोग जो एक निश्चित एजेंडे को लेकर चल रहे हैं तो उनको काफी तकलीफ होती है वनवासी शब्द से ही। और इस वनवासी शब्द को डिफेंस करने के लिए उन्होंने जो है काफी लंबे समय से प्रयास किया है। और क्यों किया है? क्योंकि वनवासी जब शब्द आता है तो वनवासी शब्द वनवासी श्री राम से जुड़ता है। वनवासी शब्द उस वनवासी से जुड़ जाता है जिसने भगवान राम को जंगल में भोजन कराया, भगवान राम की सारी व्यवस्थाएं की, उस वनवासी से जुड़ जाता है। वनवासी जटायु से, जिसने अबला की एक पराई स्त्री का हरण करते हुए वो शक्तिशाली रावण का वो मुकाबला किया और प्राणों की चिंता नहीं की, तो वो वनवासी से जुड़ जाता है। तो मतलब रामायण से जुड़ जाता है। उस वनवासी से जुड़ जाता है जो सीता की खोज में जाता है 700 कोस के समुद्र लांग करके और अकेला जाकर अपनी दम पर भगवान श्री राम की कृपा से लंका में आग लगाकर और तहस नहस करके आता है, तो उससे जुड़ता है। दूसरा, उस वनवासी से जुड़ता है कि जो अंगद एक पराक्रमी बलशाली जो वीर था, वनवासी अंगद वीर, और वो जो रावण की भरी सभा में जाकर और उसको जो है पूरी सभा को और आशंकित कर देता है और रावण को मजबूर कर देता है और उसके चरण पकड़ने के लिए। ये हम सब जुड़ते हैं तो हम देखते हैं कि रामायण से हम जुड़ता वनवासी शब्द, इसलिए वनवासी शब्द रामायण राम से जुड़ता है। तो राम यानी इस देश की और सांस्कृतिक धरोहर, इस देश की सनातन की पहचान भगवान श्री राम है। इसलिए जब हम ये वनवासी समाज और राम से जुड़ने के लिए
है, जुड़ा हुआ ही है, पर वो बोलता है। तो ऐसे लोगों को जो इस प्रकार का एजेंडा चला रहे हैं, इस वनवासी समाज को हम जब तक इनसे अलग नहीं करेंगे तब तक हमारा एजेंडा सफल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहना शुरू किया कि हम क्या वनवासी हैं, और मंचों पर उन्होंने कहना शुरू किया कि हमारा पिछवाड़ा टटल दुए का हमारे वनवासी बंदर है क्या, हम वानर है क्या। इस प्रकार से वो पीछे अपना हाथ लगाते थे। तो मैंने जो बताया कि वनवासी वानर है, वनवासी वानर हनुमान थे, वनवासी वानर अंगद थे, तो वाकई हमको गर्व होना चाहिए कि हम उनकी संतान है। और वनवासी कहने में हमको कोई भी और संकोच नहीं होना चाहिए, इसका गौरव अनुभव करना चाहिए। ये गौरव से हटाने के लिए और से दूर करने के लिए इस षड्यंत्रकारी लोगों का एक काम था, उसका उन्होंने कुछ हद तक अपना प्रयास किया है, और वो सफल भी हुए हैं थोड़ा। खैर, एक तो ये शब्द था, इसलिए उनको तकलीफ होती है, क्योंकि हिंदू सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ शब्द है। इसलिए हिंदू सनातन परंपरा से इस पूरे जो 8.5% जो लोग हैं, इसको कैसे हम अलग कर सकते हैं, इसका सारा षड्यंत्र और उनका जो चल रहा है, इसको हम सब जनजातीय युवाओं को समझना होगा, जनजातीय समाज के लोगों को समझना होगा, और जनजातीय समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग है उसको भी समझना होगा, और उसको पूरी ताकत के साथ हमको इसका मुकाबला करने की जरूरत है। दूसरा शब्द है जनजाति। यदि कोई कहता है कि भाई हम विश्व जनजाति दिवस मनाएंगे, तो भी इसमें भी उनको तकलीफ होती है। विवेकानंद जी ने कहा ही है अभी कि भाई इस जनजाति शब्द से भी तकलीफ क्या होती है। जनजाति शब्द संविधान से दिया हुआ शब्द है, तो ये संविधान से दिया हुआ शब्द को भी और मानने के लिए तैयार नहीं है, और इस संवैधानिक शब्द को जो नहीं मानते हैं, और क्यों कि उनका जो एजेंडा है वो सफल नहीं होता। इसलिए हमको उनकी मंशा पर, ऐसे लोगों की मंशा को बारे में विचार करना चाहिए। जहां तीसरा शब्द है, आता है आदिवासी दिवस। इसे आदिवासी शब्द को इसलिए कल माननीय लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा विषय रखा था। तो कल ये आदिवासी शब्द था, इसकी जो वकालत कन्वर्टेड जो जयपाल मुंडा थे, और उन्होंने काफी वकालत की, पर बाबा साहब अम्बेडकर ने और उसको नकार दिया, और संविधान में इस वनवासी शब्द को नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? बाबा साहब दिव्य दृष्टा थे ही, क्योंकि उनके सामने एक विषय आया था। इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा एक पीछे ले जाना चाहता हूं। 1938 में मिस्टर चर्चिल की योजना थी कि हम देश को आजाद करके जाएंगे, पर जो सेंट्रल इंडिया का बेल्ट है, झारखंड से लेकर राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात का जो बेल्ट है, जिसमें पूरा जनजातीय वर्ग रहता है, इसमें एक आदिवासी स्थान अलग से हम अपने स्वायत्त में रखेंगे, और इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था। इस आंदोलन के लिए, सपोर्ट के लिए, वो बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए थे। क्यों क्यों गए थे? कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में एक घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू तो जन्म से हिंदू हो गया हूं, पर हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो उनको अपेक्षा थी कि डॉक्टर अम्बेडकर हमको समर्थन देंगे और हम अपने मंसूबों पर सफल हो जाएंगे। पर डॉक्टर अम्बेडकर इतने दिव्य दृष्टा से, इतने देशभक्त थे कि उन्होंने और उस आंदोलन को समर्थन नहीं दिया, जिसके कारण आज वो देश जो बनना था आदिवासिस्तान, वो रुक गया। यदि अम्बेडकर जी उसका समर्थन कर देते तो आज ये जिस स्थिति में हमें, ये शायद स्थिति नहीं होती, अलग ही होती। तो ये सारा पृष्ठभूमि अम्बेडकर जी को थी, और इसलिए उनके मन में कहीं ना कहीं ये था कि भाई ये आदिवासी शब्द आगे चलकर इस देश की संप्रभुता को चोट पहुंचाने वाला होगा। इसलिए उन्होंने कहा था, और जो जयपाल मुंडा ने जो परिभाषित किया था कि आदिवासी यानी कौन, तो आदिवासी यानी गंवार, अशिक्षित, अनपढ़, क्रिमिनल। तो इस प्रकार के जो जनजातीय लोग हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनको उसमें जोड़ा जाए और आदिवासी समूह अलग बनाया जाए। तो इसको डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत ही अच्छे स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जिन लोगों को तुम इस प्रकार की जो परिभाषित कर रहे हो, वो लोग जो है सांस्कृतिक रूप से बहुत संपन्न है, आज उनकी आर्थिक स्थिति भलाई खराब हो सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को संविधान में और जगह दीजिए, अनुसूचित किया जाएगा ऐसी जातियों के लिए, और अनुसूचित करने के बाद में उनके आर्थिक उन्नयन की व्यवस्था की जाएगी। इस सरकार पूरी उसकी चिंता करेगी। इसी के अनुसार 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची आई। साथ में उन्होंने एक और कहा, अनुसूचित जाति
एक वर्ग ऐसा भी बहुत बड़ा है जिसके साथ में सामाजिक भेदभाव हुआ है, तो सामाजिक समानता भी उसमें आए, इसलिए ऐसी जातियों को भी अनुसूचित किया जाएगा जिसके कारण संविधान के द्वारा और समाज में उनको मान सम्मान मिले। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये दो शब्द और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिए। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को आज मैं नमन करना चाहता हूं कि यदि वो इस प्रकार का उन्होंने जो चिंतन था राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में, और उन्होंने देश को बचा के रखा। अब ये जो है शब्द, इसलिए इसमें हमको विचार करना चाहिए। दूसरी बात, जब उन लोगों ने हमको कहा कि ये फॉरेस्ट ट्राइबल है, मतलब जंगली है, तब ये जो इस प्रकार के लोग हैं उन्होंने कोई आपत्ति जताई नहीं, उस शब्द पर उनको कोई आपत्ति नहीं। और हम सबको मालूम है क्या नाम है उसका, जिसने कहा कि हमारे पूर्वज बंदर थे, डार्विन का सिद्धांत। तो जब उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज बंदर थे तो भी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। और जब हम कह रहे हैं कि हम देवपुत्र हैं, हम अमृत पुत्र हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, तो इन लोगों को परेशानी होती है। इसलिए इस प्रकार के एजेंडा चलाने वाले लोगों को, इस भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले लोगों को हमको समझना होगा। और इसे विश्व मूल निवासी दिवस पर, जिसको धीरे धीरे करके और एक अलग उसमें जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। दूसरी बात है कि अधिकारों की जहां तक ये बात करते हैं, अधिकारों की शब्दों लड़ाई है, ये विषय अपने सामने आया है। तो ये अधिकार मतलब किसके अधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसको अधिकार दिए, किसके अधिकारों की चिंता की गई। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि यहाँ जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जिन लोगों की चिंता की, यूरोपीय देशों के जो मूल निवासी थे, उन लोगों के साथ में जो व्यवहार हुआ, उनके साथ में उनका धार्मिक सारा खत्म हो गया, तो उनके अधिकारों की चिंता की बात है। तो हम विचार करें कि ये उनके अधिकारों को समाप्त किसने किया, उनके रीति रिवाज परंपराओं को नष्ट किसने किया, उनके जो पूजा पद्धति है उसको नष्ट किसने किया, और उनको जो है अपने घरों से विस्थापित किसने किया, और साथ ही उनको और एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया कि वो सामान्य जीवन भी नहीं जी सकते। तो किसने किया। इसलिए हमको विचार करना पड़ेगा, हमको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, वो विषय आ गया है। फिर मैं पुनः एक बार स्मरण कराना चाहूंगा, जिस समय कोलंबस स्पेन से चलकर और अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंचा था, वो दिन हमको कभी नहीं भूलना चाहिए इस क्षेत्र में काम करने वालों को। वो था 12 अक्टूबर 1492 का दिन, और सोमवार था, आज भी सोमवार। तो सोमवार के दिन को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्यों कि उस दिन से दुनिया के मूल निवासियों पर अत्याचार शुरू हुआ। जब ये कोलंबस वहां पर पहुंचा अमेरिका के पूर्वी द्वीप पर, तो वहां का जो जनजाति समुदाय था, वहां का जो मूल निवासी लोग थे, तो उन्होंने देखा कि अजीब प्रकार का एक आया है समुद्री, इसमें उन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार किया। कुछ दिन वहां पर रुकता भी है, और रुकने के बाद में और ये षड्यंत्र रचता है कि वहां की जो प्रमुख जनजाति हैं, उनमें से प्रमुख लोगों को लेके अपने देश दिखाने के लिए ले जाता है, और ऐसे 12 लोगों का चयन करता है। उन 12 लोगों को अपने साथ में ले जाता है कि हम आपको स्पेन दिखाएंगे। पर उसके मन में क्या था कि वहां पर जो है इनको ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाएगी, और वो गया भी वहां पर। उनको जो 12 लोग थे, उन 12 लोगों को वहां पर पास्टर की ट्रेनिंग दी गई, उनको मतांतरित किया गया। वो प्रमुख व्यक्ति थे उस वहां के जनजाति मूल निवासी समाज के। मतांतरित करने के बाद और उनको लाया, तो उसमें एक व्यक्ति खत्म हो गया। और जब साल भर बाद पुनः जब वो आया, तो एक जंगी बेड़े के साथ आया, जिसमें सैनिक भी थे, और साथ में 3 पादरियों को लेकर आया। इसलिए मैं जब वो आया, तो आते से पुनः उससे वहां के जो मूल निवासी हैं, उन्होंने फिर उनका स्वागत सत्कार किया। तो ये अमेरिका की उसकी ये दूसरी यात्रा थी स्पेन से। इस दूसरी यात्रा में भी उसका बहुत स्वागत सत्कार हुआ। पर उस स्वागत सत्कार को देखने के कारण, उसको सुनने के कारण, उसको लगा, पहले बार भी लगा कि मैं भारत में आ गया, क्योंकि वो भारत को लूटने ही चला था, और भारत के बारे में उसने सुनकर रखा था कि भारत में और लोगों का भगवान की तरह अतिथियों का स्वागत होता है इसे। और वहाँ जो लोग थे उनका रंग कुछ लाल था, इसलिए उन्होंने उसको, इसे कोलंबस ने रेड इंडियन कहा, जो हम सब लोग सुनते हैं। तो पुनः उसका स्वागत हुआ, पर स्वागत होने का प्रतिफल उनको क्या मिला
इसने दूसरे दिन से ही लोगों को बुला बुलाकर जो उनको मतांतरित करना, उनकी जो मूल धर्म रीति रिवाज परंपराओं को छुड़वाना, जिसने सहेज छोड़ दिया तो ठीक, नहीं तो दबाव में, भय में, और नहीं ना मानता है तो उसको और खत्म कर दिया गया इस प्रकार से। और वहां की मूल संस्कृति को, मूल निवासियों की संस्कृति को खत्म करने का प्रयास और कोलंबस ने किया। और कोलंबस ने अमेरिका की 4 यात्राएं की अपने जीवन काल में। और द नैरेटिव नेगेटिव और अमेरिकन एक्सप्रेस ये अपने शोध में लिखता है कि कोलंबस ने अपने जीवन काल में 50 लाख मूल निवासियों की कत्लेआम कर दिया गया, जिसने यूरोपीय रेस को नहीं माना, यानी यूरोपीय रेस यानी ईसाई मतांतरण को नहीं माना, उसको कत्लेआम कर दिया गया। तो ये केवल एक उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, ऐसे सब मिलाकर तो करोड़ों लोगों को उसने हत्या की। तो ऐसे करोड़ों लोगों की हत्या करने वाले, और आज हमको उपदेश देते हैं कि भाई हम अधिकारों दिलाएंगे आपको, इस पर हमको गंभीर विचार से सोचना पड़ेगा कि ये जो विदेशी ताकतें हैं जो अपने देश के मूल निवासियों को कत्लेआम करने वाली, और ऐसा ही कुछ वातावरण हमारे यहाँ पर भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे हमको सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा एक और आता है, उसमें एक और इसमें किस्सा है 1830 का है। और एंड्रू जैक्सन ने अमेरिका में और इंडियन रिमूवल एक्ट लाए, और उसका उद्देश्य था कि ये सारे जो यहाँ के मूल निवासी हैं इनको मिसिसिपी के जंगल में खदेड़ना, और उसने उनको खदेड़ना शुरू किया, वहाँ के मूल निवासियों को विस्थापित करना। और विस्थापित करने का जो प्रयास किया तो जानवरों की तरह उनको खदेड़ा। 1.5 लाख लोग थे, उसमें से 1 लाख लोग तो रास्ते में ही खत्म हो गए। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना भयानक और ये मूल निवासियों के साथ में जो यूरोपीय रेस के लोगों ने अत्याचार किया। और उस ऐतिहासिक घटना को और आंसुओं की नदी के नाम से और जाना जाता है। ये सब हम ऐतिहासिक में जाते हैं। फिर इसमें अब और जिन्होंने इस सब के बाद भी लोग खत्म हो गए, अत्याचार हुए, घर परिवार के लोग खत्म हो, उसके बाद भी अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ा उन्होंने, जो उनका मूल धर्म था। तो ऐसे लोगों के लिए बड़े बड़े बिल्ले गले में डाल दिए गए और उनको एक अलग कॉलोनी में रख दिया गया कि यदि आप बाजार में आएंगे तो आप ये बिल्ला डाल कर आना पड़ेगा, क्योंकि पहचान होगी। क्या पहचान होगी? कि ये जो है ये सनातन अपने धर्म को नहीं छोड़ने वाले हैं, मतलब ये इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। तो ऐसे लोगों को और उन्होंने और अलग वो अपने हीन भावग्रस्त करे, भावना महसूस करे, ऐसा उसके लिए छोड़ दिया गया। फिर भी मैं ऐसे लोगों को नमन करता हूं कि जिन्होंने यूरोपीय अत्याचार के विरोध भी बावजूद भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी रीति रिवाज नहीं छोड़ी, अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग को नहीं छोड़ा। तो ऐसे लोगों को नमन करने को मन करता है, ऐसे सारे लोगों के लिए नमन करता हूँ। आज वो लोग हैं वहीं रह रहे हैं, पर हम देखते हैं कि जैसे अभी विषय आया कि 1994 में उनको अधिकार देने की मांग संयुक्त राष्ट्र में चली, 82 से चला। तो अब ऐसा हमारे देश में है क्या इन अधिकारों के बारे में? तो इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को जिनका घोर अत्याचार पतन किया गया उन लोगों के द्वारा, और इनके अधिकारों की बात संयुक्त राष्ट्र करता है। अब हमको इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या वाकई में हमारे जनजातीय समाज के पास में कोई अधिकार नहीं दिए गए सरकार ने? तो हम देखते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, और भारत के संविधान में समानता का अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार, धर्म प्रचार प्रसार का अधिकार, जो भी अधिकार बाकी नागरिकों के लिए हैं, वो बाकी सारे अधिकार जनजातीय समाज के लिए भी है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रह रहा हो। और अभी जो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची की बात आई थी, एक विशेष अधिकार भी दिए गए कि भाई हम ये किसी प्रकार से पिछड़े हुए लोग हैं, तो सरकार और ये संविधान उनके उन्नयन के लिए काम करेगा, और उसने वो विशेष अधिकार दिए गए। पर चूंकि कुछ लोगों ने, और उसमें काफी लंबा इतिहास है कि किस प्रकार से इस 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के साथ में और हमारे जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका हनन करते हुए उसको, और एक प्रकार से ठेंगा दिखाते हुए, और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में 6वीं अनुसूची लागू होती है।
तो वहां पर, जहां पर मिजोरम और नागालैंड दो ऐसे प्रदेश हैं जहां पर स्वतंत्रता के बाद में सारे ट्राइबल थे। आज वहां पर स्वतंत्रता के बाद में हम देखते मात्र 15% ट्राइबल बचे हैं। 85% जो ट्राइबल था वहां का मूल, और वो पूरा कन्वर्टेड हो गया। और कन्वर्टेड होने के साथ में देश के सामने समस्या बन गई, और उन्होंने देश को, अपने उस क्षेत्र को, मिजोरम अलग देश चाहिए, नागालैंड हमारा अलग देश है, इसलिए ये स्वतंत्र रिपब्लिकन है, स्वतंत्र है, हमारा गणराज्य, इसकी मांग को लेकर उन्होंने आंदोलन की है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता को, अधिकार को लेकर, वो धार्मिक स्वतंत्रता में है कि भाई बाहर के लोग हमारे यहाँ इस प्रकार से धर्म प्रचार के लिए नहीं आ सकते, तो उन्होंने पिछले दरवाजे से और एक रास्ता बनाया है। मैं समझता हूं कि विश्व वर्ल्ड इंडिजीनियस डे ये उसी का ही एक स्वरूप है। तो इसलिए हमको इसको आदिवासियों के अधिकार, इसलिए उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। आदिवासियों के अधिकार ऐसा नहीं, भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को वो पूरा अधिकार देता है। हमको दुनिया में ऐसा कोई संविधान नहीं है जो भारत के संविधान में जनजातियों को लेकर, यहाँ के मूल निवासियों को लेकर और जितने अधिकार दिए गए हैं। इसलिए जब मूल निवासी आदिवासी की बात आई थी तो डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा था कि भाई यहाँ का सभी लोग मूल निवासी, जो यहाँ रह रहा है वो सब मूल निवासी है, और जो यहाँ रह रहा है वो सभी आदिवासी आदिकाल से रह रहे हैं। इसलिए सारे हम सब लोग भारतीय हैं, हम सब लोग मूल निवासी हैं। इसे ये कल्पना डॉक्टर अंबेडकर जी ने दी थी, और आज हम उसी विषय पर को लेकर चल रहे हैं। अब दूसरी बात है, इस संवैधानिक पहलू भी है। संविधान हमारे पूरे अधिकारों की सुरक्षा करता है, कहीं हमको दुनिया के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। पर यह है कि हमको थोड़ा सा इस संवैधानिक जो समस्या आती है, हमारी कोई समस्या होगी तो ऐसी कोई समस्या नहीं कि हमारे संविधान के अंतर्गत वो पूरी ना होती हो। फिर अब दूसरी बात है कि समाज की भूमिका की। आज जो है इस प्रकार के लोग जो षड्यंत्र चला रहे हैं, वो हमको क्या कहते हैं कि हमारे अधिकार, हमारे आदिवासियों के अधिकार हिंदुओं ने खत्म कर दिए गए। तो मैं आपको एक अपना, चूंकि मैं लगभग 30-32 साल से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में और लगभग 5000 ऐसे एकल केंद्र चलाती है जहां पर जनजाति बच्चों के लिए शिक्षा दी जाती है। और इन सारी शिक्षा की व्यवस्था वो सारे लोग करते हैं जिनको ये तथाकथित लोग उनको गाली देते हैं, ब्राह्मण करके, बनिया करके। तो ऐसे गाली देने वाले लोग, तो ये सारे लोगों की व्यवस्था वो करते हैं। एक चीज, लगभग 80 छात्रावास बालक बालिकाओं के विद्या भारती चलाती देश में, जिनकी सारी व्यवस्था वो सारा हिंदू समाज करता है, जिनको भगवान ने अच्छी संपन्नता दी है। और पर उनके मन में एक कल्पना रहती है कि भाई हमारा जो भी जनजाति समाज है, दूसरा समाज है, वो पिछड़े नहीं, हम सब लोग देश सभी के साथ मिलकर और देश की प्रगति में सहभागी बने। और ऐसा काम करते हुए उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, ऐसे प्रकल्प चलते हैं। तो जनजाति क्षेत्र में शिक्षा को लेकर जो बाकी समाज का, जो हमारा हिंदू समाज का जो सहभाग है और एक दूसरे की चिंता करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो लोग ऐसा कहते हैं, मैं इस बात को नकारता हूँ, उनको ऐसा एक गलत कहते हैं कि भाई हिंदुओं ने और आदिवासियों के अधिकार खत्म कर दिए गए, ये एकदम झूठ है, कहीं किसी से वो नहीं। दूसरा, इस संबंध में मैं एक अपना व्यक्तिगत अनुभव बताने के बाद में अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं अपने गांव में गोंड जनजाति से आता हूं। तो गोंड जनजाति का एक ही घर, वहां पर प्राथमिक मेरी शिक्षा हुई। तो प्राथमिक शिक्षा में मेरे को पढ़ाने वाले ताराचंद जी यादव थे। पढ़ने में थोड़ा ठीक रहा हूँगा तो मेरे को बड़ा स्नेह करते थे। 5वीं की परीक्षा देने दूसरे बोर्ड पर जाना पड़ता था, केंद्र पर जाना पड़ता, तो वहां ले गए वो। और जब मेरे को सर्वाधिक अंकों से पास हुए तो उनको बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके यहाँ श्रीमती जी ने घर बुलाकर मेरे को भोजन कराया, थोड़ा थोड़ा याद है। उसके बाद में 8वीं में जब मैं जाता हूँ, 8वीं की बोर्ड की परीक्षा थी, तो वहां पर हमको जो शिक्षक थे, हमारे प्रधान पाठक थे, वो ब्राह्मण थे, चक्कू लाल जी मैथिल। वो भी काफी स्नेह करते थे, क्योंकि पढ़ाई का ठीक ठाक मेरा होने के कारण। और जब वो 8वीं की परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा दूसरे केंद्र पर हमको जाना था, तो खुद साथ में लेकर गए और पूरे समय रहे परीक्षा दिलाने के समय। तो उन्होंने पूरी चिंता की, और जब उसमें पास हुआ तो मेरे घर वालों को तो कोई चिंता नहीं थी, पिताजी माताजी खत्म, पिताजी कोई चिंता नहीं थी कि भाई कब क्या पढ़ रहा है, वो बगैर पढ़े लिखे। पर हेडमास्टर साहब को भारी प्रसन्नता हुई। क्यों? क्या वो अलग मानते थे क्या? नहीं। इसके बाद में 11वीं का
11वीं का रिजल्ट आया, 11वीं में मेरे पहले नंबर से पास हुआ। तो जिस विद्यालय में पढ़ता था रायसेन जिले के, वो वहाँ पर बहुत दिनों से पहले नंबर पर पास नहीं हुआ था। जब मेरा पहले नंबर पर पास हुआ तो वहाँ के जो नगर सेठ थे, निहाल चंद जी जैन, उन्होंने मेरे को बुलाया और पुरस्कार दिया। आप कल्पना कर सकते हैं। और आज जो ऐसे लोग कहते हैं कि आदिवासियों के ये इस पर हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो वहां पर बुलाया। और रमेश चंद्र जी गुप्ता, जिन्होंने एक राष्ट्रीय कार्य से मेरे को जोड़ा, सामाजिक कार्य के सरोकार से जोड़ा, और उनको सामाजिक काम में कर देखकर अति प्रसन्नता होती थी। महाविद्यालय में मैंने पढ़ाई की, यहाँ पर बैतूल में था, बैतूल में रहता हूँ इस समय। बैतूल में RR वर्मा, प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरे को जब मैं कॉलेज के फंक्शनों में सहभागी होता था तो प्रोफेसर त्रिपाठी इतने प्रसन्न हो जाते थे। मैं जब उसको कविता मैंने उनको सुनाई तो भारी प्रसन्न हुए और मेरे को लेकर प्राचार्य से मिलाने गए, ले गए कि भाई ये लड़का ये जनजाति समाज का है, ये गोंड समाज का है, पर बहुत अच्छी कविता बोलता है। तो आप कल्पना करिए कि सारा समाज आपके जनजाति बच्चों के विकास के लिए कटिबद्ध है, और जहां जैसी जैसी उसको आवश्यकता होती है वो सहयोग करता है। फिर हम ऐसे लोग कहते हैं कि भैया ये हमारे और आदिवासियों के हकों को मार रहे हैं, आदिवासियों के अधिकारों को हनन कर रहे हैं। इस प्रकार से झूठे भ्रम फैलाकर और लोग जो है और समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मेरा आज इस वेबिनार के माध्यम से उन जनजातीय युवकों से आह्वान है कि हम ये जो विश्व मूल निवासी दिवस से मनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने देश को ध्यान में रखते हुए, समाज को ध्यान में रखते हुए, हमारे द्वारा कहीं हमारे देश के संप्रभुता पर, देश की एकता पर, अखंडता पर तो चोट पहुंचाने वाली बात हमारे द्वारा नहीं हो रही है, और कहीं समाज में विघटन तो पैदा नहीं हो रहा है। और चूंकि वहां पर जिस प्रकार का जो भाषण और वो चलता है, तो सामान्यतः ऐसा लगता है कि काफी विघटनकारी और तत्व जो विदेशी जो ताकतें हैं वो हमारे देश में पूरी ताकत से लगी हुई है। और साथ में इसमें इसे जैसे मैंने पहले बताया, तो ये जो दिवस है इंडिजिनस डे, भारत के लिए कोई बहुत गौरव का दिवस नहीं है। हमारे लिए गौरव का दिवस कौन सा होना चाहिए? तो हमारे जो जनजाति समाज के महापुरुष हैं या दूसरे भी समाज के जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में दूसरी भी जातियों के लोग हैं बढ़ चढ़कर भाग लिया, उन बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले लोगों ने, और उसमें जनजाति समाज के लोग बहुत थे। कल जैसे लक्ष्मण सिंह जी ने विषय रखा था कि सर्वाधिक यदि अंग्रेजों अधिकारियों की मौत हुई तो जनजाति क्षेत्र में हुई। इसलिए उसके कारण उन्होंने जनजाति समाज को कैसे खत्म किया जाए उसका षड्यंत्र 1930 से और लिखित रूप में प्रस्तुत किया है। तो उसके बारे में ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि अपने पास समय कम है, तो इसलिए वो उन्होंने खत्म किया। तो पर ऐसे जो जनजाति महापुरुष हो गए हैं उनके जीवन पर आधारित कोई हम दिवस मनाएं। तो हमने तय किया है कि भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म जयंती है 15 नवंबर को, उसको हम जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। और सारे युवाओं से आह्वान करता हूँ कि आप उसमें सम्मिलित हो और उत्साह के साथ सम्मिलित हो। वो हमारे गौरव का उद्देश्य है क्योंकि उन्होंने उन लोगों का मुकाबला किया कि जो आज हमको वही उपदेश देते हैं, वो उपनिवेश से विदेशी लोग भगाने के लिए, और वही विदेशी लोग आज हमको पुनः एक बार और गर्त में ले जाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे युवाओं से आह्वान करता हूं कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और संविधान के अनुरूप, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अपनी प्रगति को देखें। आज मध्य प्रदेश सरकार ने कई घोषणाओं, कई जनजातीय क्षेत्र में जो घोषणाएं की हैं, उसमें एक घोषणा ये जो जनजाति गौरव दिवस के लिए और मनाएंगे 15 नवंबर को, इसकी भी अवकाश रहेगा, इसकी घोषणा की है। और इसलिए मैं सभी को इस आह्वान के साथ में कि हम सब भारतवासी, हम में कोई भेद नहीं है, हर व्यक्ति हमसे जो कमजोर है उसको सहयोग साथ में लेकर और इस भारत की प्रगति में सहभागी बनाना चाहता है। इसलिए हम सारे भारतवासी और सभी मूल निवासी सभी एक हैं। इसी बात को रखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। राम राम जी। मुझे तो ऐसा भी लगा कि आप एक सिद्धास्थ लेखक के साथ एक एकेडमिक व्यू पॉइंट भी आपने एक बहुत ही सटीक ढंग से आपने रखा है।
मुझे लगता है कि हमारे जो भी श्रोता रहे हैं उन तक जो संदेश, जो वास्तविक संदेश जाना चाहिए, जो आयातित संदेश नहीं, मुझे लगता है कि वो संदेश जो है वास्तविकता, हमारे भारतीय मूल में छुपा हुआ जो संदेश है, यहाँ की वास्तविकताओं में छुपा हुआ जो संदेश है, मुझे लगता है वो वहां तक पहुंचा। जैसे वो कविता में कहते हैं कि हरिजन गिरिजन वासी वन के, नगर ग्राम सब साथ चले, ऊंच नीच का भाव मिटाकर समता के सद्भाव फले, ऊपर दिखते जैसे भेद भले हो जैसे वन में फूल खिले, रंग बिरंगी मुस्कानों में जीवन रस पर एक मिले। तो ये जो नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासियों में हम सभी में जो बहने वाला जीवन रस है वह एक ही है, ये आपके विचार से मुझे सामने आया है। और ये जो विश्व मूल निवासी दिवस के जो कन्वेंशन के संबंध में भी आपने जो बात रखी थी, उस संबंध में एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि भारत ने जो इस कन्वेंशन के सामने जो सबमिशंस किए, भारत की भी यही दृष्टिकोण था, और आपने अपने वक्तव्य में यही बात पर जोर दिया कि अगर हमें इंडिजिनियस अपने आप को मानना है तो हम में से सभी लोग इंडिजिनियस है, यहाँ से कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं। जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्य आक्रमण का सिद्धांत वगैरह, इस प्रकार की जो बहुत सारी जो चीजें ला करके एक जो कॉलोनियल अपने जो औपनिवेशिकता को और मजबूत करने के लिए जो थ्योरीज यहाँ पर लाई गई, और कुछ लोगों ने उसको स्वीकारा भी, ये सोचते हुए कि हम अन्यों से सुपीरियर है, हम अन्यों से सर्वश्रेष्ठ है, ये दिखाने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि भारत, हमारी जो धारणा रही हमारे प्रशासकीय स्तर पर, ये तो सिर्फ हमारे, और मैं मतलब माननीय बुद्धपाल जी हुए या मैं तो छोटा हूँ, विवेकानंद कहता है इसलिए नहीं, लेकिन ये भारत की आधिकारिक भूमिका रही है वर्ल्ड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने लाए हुए कन्वेंशन के सामने। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा एक सवाल है आपसे, मतलब सवाल क्या कहूंगा कि मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। जब हम जनजाति नायकों की बात करते हैं तो हम जो धर्मांतरित है या इसी प्रकार के जो लोग हैं जो विभेद का भाव निर्माण करना चाहते हैं, उन्हीं को लीडर क्यों मानते हैं? माननीय कार्तिक उरांव जी जो इतने सभ्य सुशिक्षित व्यक्ति थे, जो उन्होंने जो कुछ ब्रिजेस और कुछ कंस्ट्रक्शंस यूनाइटेड किंगडम में किए, इंग्लैंड में किए, वो आज भी प्रसिद्ध है वहां के। और वे भारत में आने के बाद वे मंत्री भी रहे और जनजाति विषयों पर सारा जीवन भर उन्होंने कार्य किया। उन्होंने जो 20 साल की काली रात नाम की जो किताब लिखी है, और इसके माध्यम से जो लोकसभा में और पार्लियामेंट में भी जो भी उन्होंने एक बिल के लिए प्रस्ताव रखे थे, आप अगर उसके संबंध में कुछ अगर हमें बता पाए तो सहायक होगा। जी देखिए, माननीय कार्तिक उरांव जी ने और इस जनजाति समाज को धर्मांतरण से बचाने के लिए कैसे रोका जाए, तो उसके लिए उनका स्पष्ट चिंतन था। क्योंकि हमारे सामने, जैसे मैंने अभी कहा, कि 1930 में उन्होंने लिख दिया कि भाई ये जो लोग हैं जो जंगल में रहते हैं, ये इनका कोई धर्म नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, ये किसी भी धर्म में जा सकते हैं, और इसको आगे चल के संविधान के प्रारूप में भी लगभग ले लिया, क्योंकि इसकी कोई व्याख्या नहीं कर, इसको वकालत नहीं कर पाए। और इसके साथ ही उन्होंने जिन लोगों ने शब्द जोड़ा था, तो जैसे इस भारत की कहें या दुनिया की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, तो ऐसे सारे लोगों ने और बड़े षड्यंत्र पूर्वक गोंड महासभा का निर्माण करके, और गोंडों के द्वारा ये कहा गया कि हमारा धर्म गोंडी अलग धर्म है, हम अलग रीति रिवाज परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। इस प्रकार इस बात को लेकर लगातार वो करते रहे, और ये सब होता रहा, तो इसलिए वो संविधान में आया। अब संविधान में वहां पर ये हम सब सनातन, उन्होंने आदि धर्म का उसको सनातन बीच में हटा दिया। तो इस प्रकार की चालाकियां 1930 से हुई। इसे अब चूंकि वो संविधान के इसमें आ गया था, डॉक्टर जो कार्तिक उरांव जी थे जिस समय वो सांसद बने, तो उन्होंने सब ऐसे अध्ययन किया। 1962 में स्वतंत्रता के बाद में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जबरदस्त मतांतरण हुआ, उस मतांतरण के कारण बहुत दुखी थे वो, और भी जगह मतांतरण हुआ, तो उस मतांतरण का दुखी थे। उन्होंने फिर कहा कि ठीक है भाई,
तो इसलिए ऐसा कानून बने, इस प्रकार की व्यवस्था हो संविधान में कि भाई ये जो जनजाति रीति रिवाज भले ही है जिनको ये मानते हैं, तो यदि ये इसको कोई छोड़ता है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार की उन्होंने व्यवस्था करने के लिए और एक समिति बनाई थी, संसद की समिति थी, और संसद की समिति ने भारी और लगभग 336 के लगभग लोग थे जिन्होंने और इसका समर्थन किया था, और वो सारे लोग उस समय सरकार की सत्ता के थे। पर चूंकि उस पर बहस नहीं हो पाई, वो वही एक मिशनरी के कारण, दवा के कारण इंदिरा जी ने उसको टाल दिया। वो बात वहां पर काली रात वही खत्म। पर उन्होंने एक और शब्द कहा था कि भाई इस प्रकार से जब तक कानून नहीं बनेगा कि कोई व्यक्ति अपनी रीति रिवाज परंपराओं छोड़कर जाता है और वो उसको और उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, एक एक व्यक्ति को हम कोर्ट में सिद्ध नहीं कर सकते, और कोर्ट की प्रक्रिया बहुत लंबी है और उसके सब व्यक्ति उसमें पैसा भी खर्च नहीं कर सकते, इसलिए कानून बनना चाहिए। पर वो नहीं कर पाया, उनको इस दुख के साथ में जाना पड़ा। फिर भी अभी कुछ सरकारों ने प्रयास किया है ना, कि भाई मध्य प्रदेश में जो सरकार थी तो उन्होंने धर्म संशोधन अधिनियम 2013 में भी एक कुछ प्रावधान किए हुए, पर चूंकि जब तक एक केंद्रीय स्तर पर, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि 1950 अधिनियम धारा 342 जो जनजाति इसकी परिभाषा परिभाषित करती है, उसमें संशोधन होना चाहिए। और जिस प्रकार से 341 में था कि भाई यदि कोई ऐसी जनजाति या ऐसी जाति का व्यक्ति है और वो किसी कारण से किसी धर्म में दूसरे धर्म में जाता है तो उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो हिंदू धर्म या अन्य से नहीं जुड़ा रहेगा। तो ये आरक्षण हिंदू धर्म के कारण था और ये व्यवस्था इसमें नहीं थी, इसलिए इसमें संशोधन होना चाहिए। और डॉक्टर कार्तिक गोराव जी का भी यही इसी सोच रहा होगा, पर क्योंकि वो अपने स्तर पर क्या कर सकते तो उन्होंने किया, इसलिए बाकी लोगों की चिंता का विषय है। हमारे जो महापुरुष हैं उन्हें महापुरुषों को लेकर भी ये सारे लोग, जैसे बिरसा मुंडा ने और अंग्रेजों के खिलाफ, मिशन के खिलाफ और आंदोलन किया, पर वो लोग आज बिरसा मुंडा ने केवल ये अत्याचार उसके खिलाफ किया है, इसके खिलाफ किया है। भाई उसने, बिरसा मुंडा ने, क्योंकि वहां जो मतांतरण हो रहा था, मुंडा जाति खत्म हो रही थी, तो उन्होंने उस मतांतरण के खिलाफ आए और वहां पर उन्होंने लोगों को गीता महाभारत की कहानी सुननी शुरू की, और उन्होंने अपना बिरसायत एक अलग से पंथ चलाया। उस पंथ के माध्यम से लोगों को और जोड़ा और अपने इस बिरसा मुंडा जनजाति को बचा कर रखा। दूसरे सारे हर प्रकार के, इस प्रकार से हमारे शंकर साहब, रघुनाथ साहब, जब उनके साथ में भी मतांतरण का विषय आया तो उन बाप बेटे दोनों ने तोप के सामने मरना स्वीकार किया, कर मतांतरण करना स्वीकार नहीं किया। और इसलिए ऐसे महापुरुष तो ऐसे कई हैं, तो ऐसे पर उनको गलत रूप से परिभाषित करके और इस प्रकार के विघटनकारी लोग अपने उसमें देते हैं। इसलिए फिर एक बार मैं विभाग से आग्रह करता हूँ कि हमको महापुरुषों के जीवन को पढ़ना चाहिए। क्यों उन्होंने इस प्रकार से अपने जीवन को दांव पर लगा दिया? क्यों शंकर साहब ने तोप के मुंह में से, मुंह के सामने बंद कर अपने जीवन को खत्म कर दिया? हमारे सामने ऐसे विषय है कि हम कर सकते हैं क्या? बिरसा मुंडा ने क्यों अपने जीवन को बर्बाद किया? ऐसे कई जितने ही महापुरुष हुए हैं जनजाति क्षेत्र में, और ये सारे महापुरुष लगभग लगभग बहुत कम पढ़े लिखे थे। आज हमारे पास में पढ़े लिखा युवा वर्ग है, तो हमारा जो अनपढ़ जनजाति वर्ग है वो एकदम स्पष्ट क्लियर है कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं ये पूजा करता हूँ, मैं महादेव की पूजा करता हूँ। भ्रमित जो हो रहा है जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो वहां पर जो बोलता है जय बड़ादेव बोलता है, जय बड़ादेव बोलता है, पर हम हिंदू नहीं है। तो कल्पना करिए आपके इसकी, जो पढ़ तो गया है पर बुद्धि का विकास नहीं हुआ। इसलिए ऐसे लोगों से आग्रह करता हूँ कि एक बार अपने धार्मिक परंपराओं को पढ़ना चाहिए और महापुरुषों के जीवन को भी पढ़ना चाहिए। और हमारे पूर्वजों ने हमारा नाम रामकृष्ण क्यों रखा, हमारा नाम रामचरण क्यों रखा, हमारा नाम दिनेश क्यों रखा? अरे और मत सोचो, इस पर तो विचार कर सकते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे लोगों का आग्रह करता हूँ कि जो भ्रमित है तो भला इसमें हो सकता, आपके नारे लगाने से आपको अधिकार नहीं मिलेंगे जब तक आप संवैधानिक ढांचे में और अपने आप को मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ठीक इतना ही इस महापुरुषों के जो भ्रम फैला जा रहा है महापुरुषों के बारे में, उसको हमको सोचना चाहिए। जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, धन्यवाद भूतपाल जी। और एक प्रश्न मेरा है, जहां तक हम जाते, जैसे आपने भी अपने
पूरे इस विवेचन में कहीं रखा है। मैं चाहता हूं कि आप उस पर जरा ज्यादा प्रकाश डालें कि नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व के राज्यों में अगर हम देखें तो जो मतांतरण या धर्मांतरण है उसमें बड़े स्तर पर वहां के लोगों का वो मतांतरण होता हुआ दिखाई देता है। और इसके कारण एक प्रकार से राष्ट्र से टूट करके एक जो सेशनिस्ट टेंडेंसी जिसे हम कहते हैं कि राष्ट्र से टूट करके अलग अपना एक अस्तित्व या फिर कहीं और बनाने की बात, जो उस प्रकार की मांग उठती है वहां पर। अब इस प्रकार की और जो कार्य है अगर हम देखते हैं कि प्रमाण में या प्रोपोर्शनेटली अगर हम देखते हैं तो ये जो मध्य भारत का जो हिस्सा है, जो प्रदेश है पूरी तरह से, इसमें भी अभी हम हिंदू समाज से हमारा संबंध नहीं है, हमारी अलग से एक पहचान है। और इसलिए हमारे रावण देवता थे या फिर हमारे अलग अलग जो देवता थे और उनका हिंदू पूजा पद्धति से या हिंदू सभ्यता से उसका कोई संबंध नहीं है, ये मानने की एक जो एक टेंडेंसी है, एक स्वभाव है, वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब हाल ही के जो ये जो नई जनगणना की बात हो रही है और उसमें एक अलग धर्म कोड की, जनजातियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग या फिर सरना धर्म कोड वगैरह इस प्रकार की मांगे जो उठ रही है, आपके विचार में ये कितना उचित है या फिर आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? जी, पूर्वांचल की जो आपने बातचीत की, जैसे मैंने पहले बताया कि पूर्वांचल में 6वीं अनुसूची को लेकर जो वहां पर काम किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और एक ऐतिहासिक गलती की वहां पर। ऐतिहासिक गलती मैं इसलिए कहूंगा कि जो बैरियर एल्विन थे, पादरी बैरियर एल्विन, जो जनजातीय क्षेत्र के और मानव शास्त्री माने जाते हैं, और उन्होंने पूरा साहित्य जो लिखा है जनजातीय समाज को हिंदुओं से कैसे अलग करना, इस पर लिखा हुआ है और बड़ा विकृत रूप से उसको लिखा गया है। और उन्होंने गोंडों पर अध्ययन किया तो गोंडों पर भी इस प्रकार से लिखा हुआ है। और जब हम उसको पढ़ते हैं तो उस गोंड समाज की युवतियां कैसे होती हैं, तो हमको ये लगता है कि उसने इतना बीभत्स और अश्लीलतापूर्ण वर्णन किया है कि जिससे जो पढ़ता है लाइब्रेरी में, दिल्ली की लाइब्रेरी में बैठ के या भोपाल की लाइब्रेरी में बैठ के, तो वो उस गोंड जाति की लड़की को आज एक सेक्स सिंबल के रूप में देखता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने पूर्वांचल में जो पूरी तरीके से और ऐसे भाव को लेकर चला था मतांतर के लोग, उसको राज्यपाल का और प्रमुख सलाहकार बना के नियुक्त कर दिया गया। और उसके कारण वहां पर जो जबरदस्त धर्मांतरण हुआ, उसके कारण मिजोरम और नागालैंड में चर्चा की। दूसरी बात, वहां पर इतना ही नहीं, उन्होंने और किया कि जो लोग नहीं बन रहे थे तो उनको एक एक जाति, पहले भी विषय आ गया थे कि वहाँ की जो जाति है, नागा जाति है या दूसरी कोई जाति है, तो वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए। और यहाँ पर कि वो एक दूसरे के और काफी संघर्ष चले। अभी कुछ जब सरकार 14 के बाद में केंद्र में सरकार हुई है, उसमें कोई परिवर्तन और शांति नजर आती है। तो इस प्रकार से लड़ने का काम वहां पर किया गया। यही स्थिति मध्य क्षेत्र में, मध्य भारत में है। और आज जो रावण का जो विषय चलाया जा रहा है, अब मान लो कि भाई उसका, मैंने उसको काफी लिखा हुआ था कि हम रावण के वंश कैसे हैं। एल्विन या दूसरे जो पादरी ने अपना लेखन करते समय, अब हम कल्पना करें कि एक अनपढ़ व्यक्ति से उन्होंने बातचीत की अंग्रेजी में या थोड़ा बहुत गोंडी सीखी हो उसमें, तो वो कह रहा है कि भैया मैं तो यहाँ पुराने समय से रह रहा हूँ, रावण काल से रह रहा हूँ, मतलब पुराने समय से रह रहा हूँ। ये क्या लिख रहा है कि रावण के काल से रह रहा है यहाँ पर। तो ऐसी जो गोंडी की अनभिज्ञता के कारण और उन्होंने व्याख्या करती है। अब वो जिससे पूछा था वो तो मर गया, अभी ऐसे 4 साल बाद पुस्तक प्रकाशित की और लाइब्रेरी में लिख दी। आज हम पढ़ रहे हैं कि मंडला जिले के लोग जो है यहाँ रावणवंशी गोंड रहते हैं, एकदम गलत है। तो ऐसे कई स्थान, रावण देव, हम मैंने पुराना देव, ये स्थान कौन सा है? हमारा पुराना देव है, रावण देव हमारा। रावण और रावण दोनों में अंतर है गोंडी के शब्दों में, तो इसके वहां पर उन्होंने लिख दिया कि रावण देव। तो इस प्रकार का विभ्रम पैदा करने की और साहित्य के माध्यम से भी और इस क्षेत्र में किया गया है, तो इसलिए और इसको समझना होगा। और कोई हमारा राम, भाई मैंने कहा कि भाई हमारा नाम जो है रामकृष्ण है, तो रावण के वंश का कहते मेरे माँ बाप ने क्यों रख रहे भाई, वो रावण के वंश का किसी के नाम क्यों नहीं रखा है? तो इस प्रकार के विचार करना पड़ेगा, इसलिए पढ़ा लिखा वर्ग इस पर थोड़ा विचार करें।
तो इस संबंध में मेरे तरीके से और इससे सावधान रहने की जरूरत है। हम सब सनातन धर्मी और सब सनातन धर्म एक के अंग है, अलग नहीं है। पूजा पद्धति है तो मान लो कलश, हम कलश में जल भरते हैं, ब्राह्मण ही भरता है। हम गंगा जी की पूजा करते हैं, ब्राह्मण ही पूजा करता है। हम पत्थर की पूजा करते हैं, ब्राह्मण ही पूजा करता है। हम पेड़ की पूजा करते हैं तो ब्राह्मण ही पूजा करता है। दूसरा पूरा हिंदू समाज, अभी हरियाली अमावस्या निकली कल ही, इस हरियाली अमावस्या पर नदी के किनारे गांव की सारी बहनें, माताएं बहनें, चाहे वो गोंड जाति की हो, चाहे कोरकू जाति की हो, चाहे वो वहां रहने वाली गौली जाति की हो, चाहे वो रहने वाली कुनवी जाति की हो, सारी माताएं बहनें वहां जाती हैं, स्नान करती हैं और वहां पर अपने गौ को ले जाते हैं, उनको स्नान कराती हैं, उनका पूजन करती हैं, कुल देवता का पूजन होता है। तो हम अलग कहाँ है भाई? पूजा कर रहे हैं सब ये। हाँ, ये पूजा कौन नहीं कर रहा है? तो हमको मालूम है दो मजहब हैं जो इसकी पूजा को स्वीकार नहीं करते, जो प्रकृति पूजा को नहीं मानते। तो जब हम प्रकृति पूजा, भले ही पद्धति कोई अलग हो सकती है, आप इस तरफ से करते हैं, आप उधर से करते हैं, या खड़े होकर करते हैं, बैठ के करते हैं, और कई प्रकार के लोग हैं। इसलिए पूजा पद्धति में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, पर भाव में कहीं कोई अंतर नहीं है। इसलिए सारा जो हमारा सनातन हिंदू समाज है, चाहे जनजाति के साथ जनजाति रहे, वो सब एक है। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, तो जिसकी जैसी व्यवस्था हो वैसे कर सकता है। ये हमारे और केवल सनातन धर्म में ही व्यवस्था है। भाई तेरे पास जितनी व्यवस्था उतना कर ले, नहीं कर सकता हाथ जोड़ के नमस्कार कर ले, भाई मैं अगरबत्ती नहीं ला सकता, मैं तेल का दिया नहीं जला सकता, घी का दिया नहीं जला सकता, भगवान मेरे को क्षमा करना। ये व्यवस्था है हमारे। तो इसलिए बाकी व्यवस्था, बाकी जगह इस व्यवस्था नहीं। तो ऐसी सुंदर संस्कृति के लोग हैं, और हम इस सुंदर संस्कृति को ये राक्षसी संस्कृति बनाना चाहते हैं। ये कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए, और मैं तो कतई नहीं करता। और जिस प्रकार के लोग इस प्रकार की बातें करते हैं तो मेरे से बात ही नहीं करते लोग। मैं तो बोलता हूँ आए लोग मेरे से बात तो करे, बात नहीं करे। चलिए ठीक है। धन्यवाद बुद्धपाल जी। अभी मैं शुभम जी से शुभम जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे कुछ सवाल आप से मतलब श्रोताओं के माध्यम से करें। शुभम जी। जी, श्रोताओं के क्वेश्चन लेने से पहले मैं इस परिचर्चा का एक विषय अभी जैसा कि निकला, बाबा कार्तिक उरांव जी का नाम आया। आज चूंकि विश्व मूल निवासी दिवस है और तरह तरह के प्रोपेगेंडा, तरह तरह के लेख, पोस्टर्स और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कंटेंट्स हम देख ही रहे हैं। तो आज ही एक जगह पर मैंने पढ़ा कि बाबा कार्तिक उरांव के नाम से तरह तरह की चीजें लिखी जा रही थी, और लोगों ने इसे व्हाट्सएप में, फेसबुक में और सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों से इसे शेयर किया। बाबा कार्तिक उरांव जी का स्पष्ट कहना था, उन्होंने जो कि जनजाति समाज, वनवासी समाज के लिए स्पष्ट कहा था कि यदि कोई ईसाई धर्म, उन्होंने ऐसा लिखा ही था कि ईसाई धर्म और इस्लाम में यदि कोई परिवर्तित होता है तो उन्हें अनुसूचित जनजाति को दी जाने को योजनाओं में जो लाभ मिलता है, उनके लिए जो अलग अलग सरकारी सुविधाएं मिलती है, वो नहीं मिलनी चाहिए। यह उनका स्पष्ट अभिमत था, और उन्होंने इसे पुरजोर तरीके से सड़क से संसद तक सभी जगह पर रखा था। और क्योंकि बाबा कार्तिक उरांव जब जिस समय उनका देहांत हुआ, उस समय भी वो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, और जिस पार्टी की सरकार में वो मंत्री थे, उस पार्टी ने उनकी जयंती मनाने भी मुझे लगता है शायद बंद कर दिया है। उस पार्टी ने कभी उनकी तस्वीरों को किसी कार्यालय में नहीं लगाया, उस पार्टी ने बाबा कार्तिक उरांव को कभी याद नहीं किया। खैर, ये तो राजनीतिक टिप्पणी है, हम आगे बढ़ते हैं। बुद्धपाल जी, एक प्रश्न है बैतूल से, हमारे एक श्रोता है, उनका एक दर्शक है, उनका एक प्रश्न है निखिल सोनी जी का। उनका पूछना है कि जनजाति हिंदू नहीं है, ऐसी बातें कई बार सुनने को मिलती है, और यदि हम सब हिंदू हैं तो ऐसे जो प्रश्न जो लोग करते हैं वो कौन लोग हैं, और समाज में वह क्या कार्य कर रहे हैं? जी, कुछ तकनीकी कारणों से बुद्धपाल जी का नेटवर्क संपर्क हमसे टूट गया है। मैं विवेकानंद जी से अनुरोध करूंगा कि इस विषय को वो कंटिन्यू करें। हाँ, आप मैं सवाल ठीक से समझ नहीं पाया, अगर आप और एक बार उसको दोहराए तो अच्छा रहेगा। शुभम जी, शुभम जी मेरी आवाज आ रही है?
ठीक है। जहां तक मैं समझता हूँ, बुद्धपाल जी से जुड़ने का ही प्रयास कर रहे थे। हाँ। कुछ तकनीकी कारणों से बुद्धपाल जी हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पा रहे। मैं द नैरेटिव के पूरी टीम की तरफ से बुद्धपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विवेकानंद जी, एक जो प्रश्न है मैं चाहूंगा कि उसका उत्तर मैं आपसे ले सकूं। आप और एक बार उसको रिपीट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल। एक प्रश्न है कि जनजाति हिंदू नहीं है, ऐसा हमें कई बार सुनने को मिलता है। यदि हम सभी हिंदू हैं तो ऐसा सवाल करने वाले लोगों को हम क्या कह सकते हैं? यह कौन लोग हैं जो इस तरह के प्रश्न उठाते हैं? ये निखिल सोनी जी का प्रश्न है बैतूल से। अच्छा निखिल जी, ऐसा है कि हम हिंदू है, हिंदू नहीं है। हिंदू एक धर्म नहीं है। अब हिंदू एक रिलीजन नहीं, ये धर्म है। धर्म एक अलग कल्पना है जो भारतीय परिकल्पना है। धर्म यह कहता है कि एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती, सत्य एक है। जो अनेक जो विद्वान पुरुष है वो अनेक रूपों से, अनेक मार्गों से, अनेक मुखों से उन्होंने कहा है, अनेक तरीकों से उन्होंने कहा है। अब इस यहाँ पर हमने इतना ही नहीं बल्कि हमने ये जो हमारे पंच महाभूत की परिकल्पना है, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, ये जो हम पंच महाभूत मानते हैं, उन सभी में हम ईश्वर देखते हैं। हमारे ईश्वर को देखने की परिकल्पना जो है वो सारे चराचर में है। इसीलिए हमारा जो ये कहना है कि हर चीज में हम सबको साथ में लेकर चलने वालों में से, और ये हमारी राष्ट्र और धर्म की परिकल्पना जो है हमारी इस जमीन से जुड़ी हुई है, जो सिंधु से आसाम तक योगी शिला से मानसर, यहाँ तक जो हमारी विश्व जननी है, इस जननी तक हम हमारी धर्म को हम मानते हैं, हम देखते हैं, अनेक सारी विविधताओं में देखते हैं। हम किसी भी बात को लेकर के बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, जो सिमेटिक रिलीजन्स की जब बात करते हैं कोई, तो वो सिमेटिक रिलीजन्स में जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में उनका एक किताब है, जैसे क्रिश्चियनिटी की बाइबल, इस्लाम की कुरान और जुडाइज्म की तोरा, और उनका एक प्रॉफिट है, मतलब मोजेस हुआ या जीसस हुए या प्रोफेट मोहम्मद हुए। हमारे यहाँ पर ऐसा कोई प्रिस्क्राइब्ड बुक नहीं है। हमारे पास रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, इतने सारे ग्रंथ है, उपनिषद, वेद, स्मृति, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, ये सब सारे ग्रंथ है। और दूसरी बात, अगर हम एक प्रॉफिट या एक भगवान की बात करें तो हमारे भगवान, हमें कहा जाता है कि 33 करोड़ देवता है हमारे। तो इतनी सारी विविधता, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे धर्म की परिकल्पना है वो सबको साथ में लेकर चलने वाली परिकल्पना। और ये धर्म, ये जो धर्म है रिलीजन के समान नहीं है, इसलिए ये हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है, हमारी धरती से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए हम कहते हैं कि एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती, जो मैं कह रहा था कि सत्य एक है, अनेक रास्तों से कहा है। आप प्रकृति की पूजा कर सकते हैं, आप मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, आप नदी की पूजा कर सकते हैं, आप किसी की पूजा नहीं भी कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हमने किसी को भी नकारा नहीं है। जैसे चारवाक फिलॉसफी के, जो चारवाक फिलॉसफी के, चारवाक दर्शन शास्त्र जिसे मानते हैं, तो चारवाक ये कहते हैं कि यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। मतलब जब तक जियो, खूब जियो, खाओ पियो, मजे करो, पैसा नहीं है तो कर्जा ले लो और घी पियो, ये सब कहते हैं। उनको भी हमने ऋषि माना है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो कोपरनिकस ने सबसे पहले टेलीस्कोप को ढूंढा, और जब उन्होंने सबसे पहले ये कहना शुरू कर दिया कि पृथ्वी यही एक प्लैनेट नहीं, एक ही ग्रह नहीं है, इसके बड़े बड़े और ग्रह है, इससे बड़े तारे हैं। पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द में घूमती है, सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द में नहीं घूमता है, वो रोटेट नहीं करता है। अब ये सारी, और ये फ्लैट है, उस पर हम बैठे हुए हैं। उसने कहा कि फ्लैट में ये ओवल शेप है, अंडाकृति है। अभी जब कहा तो ये तो बाइबल में नहीं कहा गया था, और इसीलिए उनको कहा गया ये तो ब्लास्फेमी है, और उनका इंक्विजिशन किया गया। इंक्विजिशन मतलब उन पर धार्मिक आरोप लगाए गए, उनको शब्द, अपने जो कहा, उन्होंने जो बातें कही थी उसको वापस लेने के लिए कहा गया। अगर जब उन्होंने नहीं कहा तो उनको मृत्यु दंड दिया गया, और उनको विष का प्याला प्राशन करते हुए मृत्यु सहनी पड़ी। जबकि चारवाक की मैंने बात कही, यावत जीवे सुखम जीवे कहते, हमने उनको ऋषि माना। तो मतलब क्या है कि हमारा धर्म
धर्म हमारा जग में अभिनव अक्षय है, अविनाशी है, और इसी कड़ी से जुड़े हुए हम युग युग से भारतवासी। तो हमारा धर्म एक नैरो संकीर्ण नहीं है, एक व्यापक है, इसलिए कुछ भी माने हम साथ में चलने वाले लोग हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदू कौन है, भारतीय मतलब हिंदू कौन है। तो सावरकर जी ने एक बात कही थी, आ सिंधु सिंधु पर्यंत, मतलब सिंधु नदी से लेकर, अब तो सिंधु नदी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, लेकिन जो हिस्सा हमारे यहाँ पर है, आ सिंधु सिंधु पर्यंत यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू भूश्चैव सा वै हिंदुरिति स्मृतः। मतलब क्या हुआ कि सिंधु नदी से लेकर हिंदू महासागर तक इस भूमि को जो पितृभू पुण्यभू या मातृभू पुण्यभू मानता है, वेटिकन सिटी या मक्का मदीना को नहीं, भारत को ही पुण्यभू जो मानता है, इसी को पितृभू पुण्यभू मानता है, और वंदे मातरम कहने में जिसे कोई संकोच नहीं है, वो सभी लोग सावय हिंदू रीति स्मृता, वो सभी लोग जो है हिंदू। और इसलिए आप ये व्याख्या करिए, तो आप कहिए कि आप प्रकृति की पूजा करे या ना करे, आप अगर इस भूमि को अगर पुण्य भूमि मानते हैं, इस भूमि के जो शत्रु है वो शत्रु है, और इस भूमि के जो मित्र है वो मित्र है, ये सब अगर हमारे भाव अगर है तो हम हिंदू हैं। जी, बहुत 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 ही शानदार तरीके से, बहुत ही अद्भुत तरीके से आपने इस पूरे विषय को रखा। बुद्धपाल जी चूंकि हमारे बीच अभी दोबारा नहीं जुड़ पाए, मैं एक बार फिर से पुनः उनका धन्यवाद करता हूँ। विवेकानंद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर आज के इस वेबिनार का सार यही है कि हम सब भारतवासी, मूल निवासी। सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े रहे इस पूरे वेबिनार के दौरान। आपके बहुत से प्रश्न हैं, हम प्रयास करेंगे कि जिन प्रश्नों के उत्तर हम बुद्धपाल जी और विवेकानंद जी से नहीं ले पाए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हम लेख के माध्यम से उनसे ले सके। इसके अलावा कल हमारे इस राष्ट्रीय वेबिनार का अंतिम दिन है। कल शाम को 7:30 बजे एक बार फिर हम दोबारा जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप द नैरेटिव को देखते रहिए, द नैरेटिव को पढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।